हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू योर ओन लविंग चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीक से हम लोग 12th की बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी शुरू करेंगे, तो आज हम अकाउंटेंसी का पहला लेक्चर लेकर आए हैं विच इज़ पार्टनरशिप। तो आप लोगों की डिमांड पर, जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर पार्टनरशिप स्टार्ट कराई जाए, सेंसिबल भी है क्योंकि टर्म 1 के अंदर पार्टनरशिप आएगी। तो लेक्चर 1 आज मैं लेकर आया हूं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे तंग करने वाला टॉपिक भी आज हम पढ़ेंगे, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर और दे दूं कि हमारा ये टाइम टेबल है क्लास 11th का और क्लास 12th का। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका लेक्चर्स आएगा। मंडे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी जैसे आ जाएगा, ट्यूसडे 11th के लिए बीएसटी है तो 12th के लिए इकोनॉमिक्स है, वेडनेसडे अकाउंटेंसी फॉर 11th एंड मैथ्स के लिए इंग्लिश है, थर्सडे इंग्लिश 11th के लिए तो मैथ्स, यानी यहाँ देखो, यहाँ फिर मैं मिलूंगा आपसे मैथमेटिक्स के लिए, और फ्राइडे को मैथमेटिक्स 11th की है और बीएसटी 12th की है। सैटरडे संडे या तो किसी टीचर का एक नया चैप्टर आ जाएगा, रिकॉर्ड लेक्चर इसका आ जाएगा, या कोई फन सेशन होगा, या कोई स्ट्रैटेजी होगी, तो इसको हम अच्छा वाइसली इसको यूज़ करेंगे और आगे चल के इन लेक्चर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाएगी। एक बारी पहले फ्लो बन जाए फिर फ्रीक्वेंसी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो इस टाइम टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उस पर आप स्टक रहकर सारी लेक्चर्स देखो। टाइमिंग 11th का 6 बजे है और 12th का 8 बजे आएगा। ठीक है जी। चलो तो शुरू करते हैं अपनी पार्टनरशिप कि भैया व्हाट इज पार्टनरशिप। आप बताओ आपके हिसाब से पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, पार्टनरशिप थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको बता दिया जाए कि पार्टनरशिप दो या दो लोगों से ज्यादा का एक जुड़ाव, एक गुट होता है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है जी। तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। देखो, पार्टनरशिप जो है, सबसे पहले पार्टनरशिप तो एक रिश्ता है, बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों के बीच में? पर्सन, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। भाई अकेले पर्सन का मुझसे क्या रिश्ता होगा? नहीं होगा ना। तो मिनिमम 2 पर्सनैलिटीज होने चाहिए, तब जाकर एक पार्टनरशिप क्रिएट होगी। हु हैव एग्रीड, तो एक ये और बढ़िया शब्द है, वो है एग्रीमेंट। उन दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक उनके बीच में एक एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप कहलाई नहीं जाएगी। टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि भैया जो प्रॉफिट आएगा वो हम किस बल पर बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये जो बात लिखी है, ये क्यों लिखी है? देखो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी इसमें या तो सारे मिलकर बिजनेस चलाएंगे, या कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे, कुछ एक्टिव पार्टनर्स होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के तहत कुछ पार्टनर स्लीपिंग हो सकते हैं और कुछ पार्टनर एक्टिव हो सकते हैं। पार्टनर्स का आपस में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं और मालिक भी है। ठीक है जी, वो नौकर भी है तो मालिक भी है। तो यहां पर कुछ लोग एक्टिव हो सकते हैं, यानी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ लोग स्लीपिंग हो सकते हैं जिन्होंने अपना नाम या पैसा दिया हो बिजनेस के अंदर, जिनका कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है। कभी कभी आएंगे, हिसाब ले जाएंगे, या उनसे कोई राय मांगनी हो तो मांग सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो भी वो पार्टनर्स कहलाए जा सकते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। उनको क्या कहते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली अ फर्म। तो अगर जैसे राम, श्याम, सुरेश, मुकेश 4 लोग एक बिजनेस के अंदर आए, उनको बोलेंगे पार्टनर्स, और उनकी जो फर्म होगी उस फर्म को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। जैसे ये 2 लोग हमारे
पार्टनर्स, पार्टनर्स देखिए ना, बहुत बड़ी मूवी थी। तो ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है जी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, दे इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि हो सकता है जो ये हमारे मिस्टर बी हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, और सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहे हो, मिस्टर ए कर रहे हो। तो इसलिए इसको कहते हैं एनी वन ऑफ देम, ये लिखा है ना कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसलिए लिखा हुआ है कि या तो सारे मिलकर बिजनेस चला रहे हो या कोई उनके बिहाफ पे चला रहा हो। तो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, ये पूरे भारतवर्ष में लगता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है, देखो ये एक्चुअली सारे फीचर्स लिख दिए ना इसने। पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का, उसके बाद एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किस बेस पर प्रॉफिट को शेयर करोगे या लॉस को शेयर करोगे। बिजनेस सारे मिलकर चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है जी। और इनको इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर्स, कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फर्म। गॉट इट? चलिए, लेकिन अब हम हर एक चीज को इंडिविजुअली ढंग से पढ़ लेते हैं, एसेंशियल फीचर्स। पार्टनरशिप में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड डेवलप करते हैं। जैसे टू और मोर पर्सन, देखो 1 मार्क के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और CUET आपका पेपर में आएगा ही आएगा। तो टू और मोर पर्सन, तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, 2 पर्सनैलिटीज तो होनी चाहिए। देखो 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 फर्म्स भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 फर्म्स भी, 2 सोल प्रोप्राइटरशिप भी आपस में पार्टनरशिप कर सकती हैं। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड नॉट मोर देन 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑल सच पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो समझने वाली बात है, हम सिर्फ उन्हीं पार्टनर को पार्टनर बना सकते हैं, हम उन्हीं लोगों को पार्टनर बना सकते हैं जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। देखो हमारा एक एक्ट होता है, एक लॉ होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। उसके तहत सरकार ने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना किया हुआ है कि ये लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो एक्चुअल में एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं होगा। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते तो वो लोग पार्टनर कैसे बन सकते हैं? तो ऐसे 3 लोग होते हैं जिनको पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, वो बन ही नहीं सकते हैं। 2 लोग तो बन ही नहीं सकते हैं। पहला है पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड, ऐसे पर्सन जो अनसाउंडेड माइंड के होते हैं, यानी जो पागल होते हैं, ठीक है जी। अब पागल वो वाला पागल नहीं जिसको आपने कह दिया कि तू पागल है या तू उसके प्यार में पागल है, वो वाले पागल नहीं है यहाँ पर। ये वो पागल है जो सरकार, जो डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि यस ही इज मेंटली अनस्टेबल, यानी वो एक मेंटली इल पर्सनैलिटी है, मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो पर्सन अनसाउंड माइंड है, वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा, गलत डिसीजन ले लेगा। तो ऐसे बंदों से बिजनेस में तो प्लीज दूर रहें, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बने। तो ये पर्सनैलिटी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, हेंस ये पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कई ऐसे शख्स हैं हमारे देश के अंदर जो हमारे देश से निकाल फेंके गए हैं, जैसे नीरव मोदी है, जैसे विजय माल्या है। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल दाऊद इब्राहिम मेरे को कहता है कि भैया तुम ऐसा एक कोचिंग सेंटर खोल लो और वहां मैं पैसे लगाऊंगा। देखो बिजनेस तो हमारा लीगल है, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं है, बंदा की नीयत भी इस समय ठीक है, लेकिन वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो उसके साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ठीक है जी। और तीसरा आता है माइनर, ऐसा शख्स जो 18 साल से छोटा होता है उसको माइनर कहते हैं। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा माइनर को पार्टनर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो या माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन ओनली विद द बेनिफिट्स, सिर्फ बेनिफिट्स के साथ। यानी अगर आपकी फर्म को लॉस हो गया तो वो बियर नहीं करेगा, प्रॉफिट होगा तो वो खाएगा। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कोर्ट जाने की, या अगर डैमेजेस पे करने की। अगर मान लो जेल भी होती है तो आप लोगों को होगी, उसको नहीं होगी। तो ऐसे पार्टनर का फायदा ही क्या जो सिर्फ सुख में हमारे साथ हो। तो माइनर को भी पार्टनर बनाना नहीं चाहिए, ऑल्दो यू कैन। तो अगर मान लो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या पेपर में ये पूछते हैं कि 2 ऐसे लोग बताओ जो पार्टनर नहीं बन सकते, तो इन दोनों का नाम लेना।
3 पूछेंगे तो मजबूरन हमको इसका नाम लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना ही और शी कैन बी अ पार्टनर बट ओनली विद द बेनिफिट्स। गॉट इट? तो ये लोग हैं एसेंशियल फीचर्स के अंदर। पहला पॉइंट आया था 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, कौन नहीं बन सकता वो ये है। फिर आता है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखो, एग्रीमेंट नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, समझ रहे हो? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। या तो लिखित में एग्रीमेंट होगा या ओरल होगा। भैया कुछ तो होगा ही होगा ना। ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे मैं और राम है, मैंने कहा चल यार ऐसा करते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं उस पेड़ के नीचे। देख कोई भी दुकान नहीं खुली हुई, हम लोग अपना चाय का ठेला लगाते हैं और तू अपने घर से टेबल ले आ, मैं घर से बर्तन ले आता हूं और दोनों मिलकर जो भी मुनाफा आएगा वो ऐसे से बांट लेंगे। दिस इज ओरल एग्रीमेंट। एक ओरल विश्वास है मेरा उसके साथ। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। मान लो एक कमरे के अंदर मैं आपको बहुत सारी भर भर के गालियां दे दूं, जितनी मुझे आती है मैं सारी आपको दे दूं, तो आप मुझे बताओ आप प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने आपको गाली दी थी? अब ये मत कहना है कि सर कैमरा है, ये है, ठीक है ना। अब कैमरा है लेकिन मान लो वो वॉइस नहीं पकड़ पा रहा, तो मैं आपको गाली दे रहा हूं हंसते हंसते, तो वो भी आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैं आपको गाली ही दे रहा हूं उस समय? तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है जो चीज ओरल होती है, ठीक है ना। अब जैसे एक लड़का एक लड़की को कहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, ठीक है जी। वो कहते हैं ना, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिला दूंगा। भाई रानी तो बन गई, अब महल दिला। अब भैया वो तो कह रहा मैं तो ओरली बोला था, मैंने लिखित में तो बोला ही नहीं। अब आप प्रूफ कैसे करोगे कि आपने महल दिलाने का वादा किया था शादी के बाद? तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, ठीक है ना। तो अब उस प्रूफ को कैसे प्रूफ करोगे? मुश्किल है। तो इसलिए सरकार कहती है कि भैया अगर ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट बना तो सकते हो, लेकिन लिखित में बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि एक कॉपी आपके पास होगी, आप उसको बता सकते हो भाई देख तूने वादा किया, तेरे सिग्नेचर है इसके ऊपर। और ऐसी लिखित एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। लिखित एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर आप सारी चीजें लिखवा लेते हो कि भैया हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, तू कहां रहता है, मैं कहां रहता हूं, मेरे मरने के बाद मेरा पैसा किसको दिया जाएगा, तेरे मरने के बाद पैसा किसको दिया जाएगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या जो हमने ड्राइंग उठाई है उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा, अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है बिजनेस को तो उसको क्या ब्याज मिलेगा, अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने को दे देता है क्या उसको रेंट मिलेगा। तो ये सारे की सारी बातें आप यहां पर मेंशन करा देते हो, तो इससे क्या होता है, चीज पक्की हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब छोटे छोटे वेंचर्स भी पार्टनरशिप होते हैं, जैसे चाय का ठेला है, उनको तो नॉलेज ही नहीं है बेचारों को कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा तो इसको दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे। यार उनका टोटल वेंचर ही 2000 रुपये है, पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए वकील 5000 ले लेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसे सरकार ने मैंडेटरी नहीं करा, ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, डन। तो बट होगा तो बढ़िया है, मैं कह रहा हूं ना बर्डन ऑफ प्रूफ हट जाएगा। चलो फिर आता है बिजनेस। ऑब्वियसली बात है एक कॉमन बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस लीगल होना बहुत जरूरी है, वरना तो पार्टनरशिप भाई वो तो बिजनेस ही वर्ड हो गया ना। तो कह रहे हैं अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस एंड इट शुड बी लीगल। अब ऐसा ना हो ना कि देखो बच्चों को पढ़ाना, मैं और मेरा मित्र बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, तो वो एक लीगल बिजनेस है, वी आर पार्टनर्स, ओके। बट अगर हम आतंकवाद पढ़ाएं कि भैया आपका सब्जेक्ट है आतंकवाद, ठीक है जी, तो यार वो तो गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअली क्या है, तो वो बिजनेस इलीगल हो जाएगा, तो वो बात ठीक नहीं है। तो ये बिजनेस होना जरूरी है और लीगल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टनर अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि पार्टनर कहेगा कि भैया मैं तो प्रॉफिट और शेयर लूंगा ही नहीं, लॉस लूंगा ही नहीं, बस मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। ऐसा कोई पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो लेगा, लॉस होगा तो वो भी वो पे करेगा, ठीक है जी। माइनर एक्सेप्शन है, पता है ना आपको। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन अदर वर्ड्स पार्टनर आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। बताया ना, मालिक भी है और एजेंट भी है, तो यानी वो स्लीपिंग भी हो सकता है और वो एक्टिव भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना। पार्टनरशिप के लिए एक भी फीचर अगर कम कर दोगे तो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। जैसे मैं और मेरा भाई, जैसे आशु सर और मैं हैं, पता ही है आप लोगों को। अब आशु और मैं दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अब हम सगे भाई होने के नाते एक बिजनेस चला रहे हैं। अब बिजनेस चला रहे हैं और वो एक लीगल बिजनेस है, दो लोग हैं,
ठीक है जी, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिजनेस लीगल है, ठीक है जी, लेकिन हमारे बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। भाई जो स्टूडेंट हमको पैसे देते हैं वो मेरे पास चले जाएं, उसके पास चले जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। और हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं कि भैया ये तेरे स्टूडेंट का पैसा है, ये मेरे स्टूडेंट का पैसा, ऐसा भी नहीं है। तो यानी ये चीज पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है ना, हम लोगों की पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर ये सारे फीचर्स टिक लगे होने बहुत जरूरी है। गॉट इट? चले आगे, चलिए। फिर आता है प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या हो कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो और लड़ाई झगड़े हो जाए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कहा गया है कि अगर ये 6 झगड़े होंगे, देखो आपको कौन से झगड़े से लेना देना है, आप अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट, हमें वो झगड़ों से लेना देना जो अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। तूने मुझे गाली दी, तूने मेरे खंजर मार दिया, तूने मेरे पीठ पीछे छुरा घोप दिया, तूने मुझे झूठ बोला, वो वाले लीगल बिजनेस कोर्ट में जाएंगे। हम लोग अकाउंटेंट लोग हैं, हाँ झगड़ा चल रहा है कि भैया हमने तो डिसाइड ही नहीं किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, आज लाख रुपए आ गया, एक पार्टनर कह रहा है भाई इसमें तो मेरी ज्यादा मेहनत है, दूसरा कह रहा है नहीं भाई मैंने काम ज्यादा किया है, दूसरा कह रहा है कि भैया मेरे तो पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे झगड़ों से निपटने के लिए 6 प्रोविजन सरकार ने दिए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। तो प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ये सारी 6 चीजें एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई या डीड बनाई है, तो ये वाली बातें आप लिखना भूल गए। तो इनको ट्रीट कैसे करना है, बाय डिफॉल्ट कोर्ट जाने की, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक्ट के अंदर ही बातें लिखी हैं। कह रहे कि प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो आपको इक्वली रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो इक्वली बाय डिफॉल्ट, अगर कोई पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट मांगता है तो उसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने डीड नहीं बनवाई, या बनवाई है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में आपने लिखा नहीं है, ठीक है जी। तो अगर बाय डिफॉल्ट हम क्वेश्चंस भी जब करेंगे आगे जाकर, तो वहां पर क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान से देखना है, वहां पर क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट इक्वली कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा अगर कोई हमारी रजामंदी नहीं है, डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे नहीं, तो नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, भाई एक तो कैपिटल दी हुई है, एक है लोन, तो क्या उसको ब्याज मिलेगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई ब्याज नहीं मिल रहा ना, कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं मिल रहा, लेकिन क्या लोन पे मिलेगा? यस, इट इज बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम, क्योंकि ऐसा कहा गया है एक्ट के अंदर ही कि अगर आप बाहर से लोन लेते तो भी तो आपको 8-9% ब्याज देना पड़ता, तो आप अपने पार्टनर को वायलेट नहीं करोगे, उसको भैया मिनिमम ब्याज तो दोगे अगर डीड एब्सेंट है। हाँ, अगर डीड में ही आपने 4% लिखवा रखा तो 4% में खुश है, वो एग्रीड है ना, तभी तो लिखवा रखा है। और अगर डीड में लिखा है 12% तो 12% दोगे आप उसको। लेकिन अगर कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये अभी मैं आपको 5 मिनट में बताने वाला हूं, ठीक है जी। तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये देना ही देना है, ओके। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, रेम्यूनरेशन में 2 चीजें आती है, एक तो सैलरी आती है और एक कमीशन आती है। क्या किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देनी है? आंसर इज यस, इफ इट इज मेंशन इन द डीड और इफ इट इज एग्रीड। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं, तो आप उसको नहीं दोगे। तो यहां लिखा होगा रेम्यूनरेशन इज सैलरी और कमीशन इज नॉट पेड या अलाउड टू एनी पार्टनर, ओके। और 6th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का जो एडमिशन है, मतलब एक नया पार्टनर का एडमिशन तभी हो पाएगा जब सारे के सारे पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स एग्रीड होंगे। तो वी नीड 100% कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, ओके। तो अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो हमें बाकी सारे पार्टनर से रजामंदी होनी पड़ेगी। लेकिन अगर डीड में लिखा है कि राम और श्याम डिसाइड करेंगे, टोटल 40 पार्टनर है, लेकिन राम और श्याम ही डिसाइड करेंगे कि वो पार्टनर आएगा नहीं आएगा, तो फिर राम और श्याम के हाथ में डिसीजन है। ये तब है जब डीड में कुछ नहीं लिखा, तो 40 के 40 पार्टनर से पूछना पड़ेगा, एक ने मना कर दिया ना तो नया पार्टनर आ नहीं पाएगा। गॉट इट? तो ये 6 प्रोविजन आपको बाय हार्ट याद करने हैं, क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप अपने TS गरेवाल, DK गोयल फॉलो करोगे तो बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर सेम घिसी-पिटी एक लाइन लिखनी है। तो पेन कॉपी उठा लो
और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं डिक्टेट करूंगा, एक आध आंसर डिक्टेट करूंगा, सारे वैसे लिखने होते हैं। कह रहे वैसे तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, येस और नो में भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देना चाहो तो ये अल्फाज लिख सकते हो। कह रहे ए कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट बी और सी कहते नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अब ए कह रहा भैया ज्यादा पैसा लगाया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। भैया देखो यहाँ तो क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अब डीड नहीं है तो भैया कैसे दे दे, तो यहां लिखेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन टू अ पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। ठीक है जी, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो देयरफॉर ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इतना ही बहुत है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देंगे नो IOC शुड बी गिवन। मैं तो यहाँ छोटा में लिख रहा हूं लेकिन पूरा मैंने आपको बता दिया, आप रिवाइंड करके देख लें। नो IOC शुड बी गिवन क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। बी डिवोट फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट ए और सी कह रहे हैं नहीं भाई मजाक चल रहा है क्या, तो कह रहे हैं मुझे 60,000 पूरे साल की सैलरी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, फिर दोबारा बता रहा हूं एक और, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 no salary should be given to any partner in the absence of partnership deed. So here B is not entitled to receive any salary. ठीक है जी, तो no salary should be given to any partner. C demand interest on the loan 50,000 at the rate of 12%. बेटा देख 12% मिल जाता तेरे को अगर डीड में लिखवाता, तो यहाँ 12 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, एट द रेट ऑफ 6%, दैट इज 50,000 का 6% होता है 3,000 रुपया, तो इसको 3,000 रुपये हम ब्याज देंगे। ठीक है जी, वो 6,000 की डिमांड कर रहा है, हम 3,000 रुपये ब्याज देंगे। गॉट इट। फिर कह रहा है कि ए हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, उसके आगे क्या रखा है, बी एंड सी डिमांड्स दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नहीं भाई 10% पर हम उसको ब्याज नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं ब्याज उसको। ठीक है जी, मतलब लेना ही नहीं उससे ब्याज, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। नो IOD, कोई भी IOD नहीं मिलेगी। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्या क्या रखा है, बिजनेस ए डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। कह रहा है जिस जिस हिसाब से कैपिटल डालिए ना उस हिसाब से आप प्रॉफिट बांट लो। हमने कहा नहीं यार मजाक नहीं चल रहा, तो हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 50,000 में से पहले तो 3,000 रुपये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हटा दो, 47 जो 1000 होगा वो बटेगा, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, इक्वली में बटेगा। तो वही एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो। तो देयरफॉर 47,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए, बी एंड सी इन इक्वल, इन 1:1:1। गॉट इट, वो बांट लेना, बांटने की जरूरत है, सिर्फ आपको तो बताना है कि कैसे बांटेंगे। गॉट इट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। इसके अलावा अगर आप पेजेस पलटोगे तो राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर आते हैं। तो राइट्स के अंदर ये होता है कि उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का राइट है, उसको प्रॉफिट मांगने का राइट है, उसको लोन पे 6% मांगने का राइट है, उसको डिसीजन देने का राइट है। ठीक है जी, उसको सलाह देने का राइट है। लायबिलिटी क्या है कि भैया लायबिलिटी ये है कि वो क्या कहते हैं कि अगर कोई फर्म का पैसा इस्तेमाल करके वो कोई लॉस बियर कराता है बिना बाकी पार्टनर्स को बताए, तो वो सारा का सारा लॉस उसको अकेला बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फर्म की कोई प्रॉपर्टी या लिंक यूज करके कोई मुनाफा कमा लेता है बिना बाकी पार्टनर्स को बताए, तो वो पार्टनर्स को पे करेगा। वो सेम कॉमन बिजनेस अलग से सेपरेट दूर पर भी नहीं खोल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मुकेश डांस क्लासेस चला रहे हैं, तो मुकेश अपने घर के पार्किंग के अंदर भी बच्चों को डांस सिखाता है। ठीक है, तो भैया कॉमन इंटरेस्ट हो गया ना यहाँ, तो वो भी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो वाला प्रॉफिट भी इसको इसी फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कुछ लायबिलिटीज आप पढ़ोगे, पढ़े लिखे हो तो उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस रीड आउट कर लेना एक बार ही, तो 1 टाइम रीड करना ज़रूरी है, आगे चाहे मत करना रिविजन के समय। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं मुख्य जो टॉपिक है हमारा, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बच्चों को बड़ा मुश्किल सा लगता है और ये पूरे चैप्टर में तंग करता है बच्चों को, तो आज इसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं आपको कि चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है एक्चुअली। देखो चार्ज और एप्रोप्रिएशन,
तो पहला चार्ज का मतलब होता है हैव टू पे इवन फर्म सफर्स लॉसेस, मतलब ये आपको पे करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, फर्म लॉस में हो फर्म प्रॉफिट में हो, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब हैव टू पे, इट्स अ चार्ज, मतलब हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। ये लिख देता हूं आपके लिए, हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा। ऐसे खर्चों को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे मैं बताता हूं, पार्टनरशिप छोड़ दो, सोल प्रोप्राइटरशिप पे आ जाओ। सोल प्रोप्राइटर के ऐसे बहुत सारे खर्चे थे जो उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे देने ही पड़ते थे। समझना मतलब जैसे सैलरी है, अभी कोविड गया तो आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी होगी, आपने रेंट दिया होगा, आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, दीज आर चार्ज। चाहे फर्म, आप अपने लैंडलॉर्ड को ये थोड़ा ना बोल दोगे यार मेरा धंधा नहीं चल रहा तो मैं किराया नहीं दूंगा तेरे को, वो कह देगा चल ठीक है यार जब आएगा प्रॉफिट तब दे दियो, मजाक थोड़ा है। तो यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि आपको वो खर्चा देना ही देना। तो हम यहाँ पर पार्टनर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो अभी तक हम बातें कर रहे थे, ठीक है जी, हम यहाँ पर आम जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनर्स से बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स का ऐसा कौन सा खर्चा है जो हमें फर्म को, पार्टनर को पे करना पड़ता है और वो चार्ज है। तो एक्चुअल में सिर्फ दो ही ऐसे खर्चे हैं, ओनली दो ही ऐसे खर्चे हैं जो हम चार्ज मानते हैं बाय डिफॉल्ट। वो है एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। देखो अगर परसेंटेज गिवन होगी तो वो मान लेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं गिवन होगी तो हम बाय डिफॉल्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम मानते। तो बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम भी तो आपको देना ही है ना, तो ये आपको देना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं है, फर्म ऑलरेडी लॉस में तो लॉस और बढ़ाना पड़ेगा। मान लो फर्म को उस साल 6,000 का लॉस हुआ और इंटरेस्ट निकल गया है 12,000, तो फर्म का 18,000 लॉस हो गया। फर्म का मान लो 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया है, फर्म का 10,000 मुनाफा हुआ है तो 2,000 लॉस में चली गई। फर्म के पास 25,000 प्रॉफिट था तो 12,000 आप दे ही सकते हो। मतलब जो मर्जी क्राइटेरिया हो आपको ये खर्चा पे करना है। और दूसरा, रेंट टू अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने अपनी प्रीमाइसेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे रखी है और वो कह रहा है भैया बाहर भी तो किराया दोगे तो मुझे भी दे दो। वो कह रहे ठीक है, बाहर कितना किराया, 20,000, भाई मुझे 15,000 दे देना, अपनी फॉर्म है, कोई बात नहीं, कोई सिक्योरिटी तो हो जाएगी, कोई हर 11 महीने बाद 12 महीने बाद निकाल तो नहीं रहा ना। हाँ तो ठीक है, तो उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है 15,000 देंगे। लेकिन कोविड आ गया, अब वो ऐसा नहीं कह सकते पार्टनर को यार देख कोविड आ गया तो यार रेंट माफ कर दे। वो बोला चल 1 या 2 महीने का माफ कर दूंगा जो बाहरी दुनिया करती, लेकिन अगर कहीं और होते तो भी तो आप पूरे भैया किराया पे करते ही करते ना। या ऐसा तो नहीं करते चलो कोविड छोड़ दो यार, इस साल लॉस हो गया यार, समझ मुकेश तो अपने किराया मत ले। तो वो पार्टनर भाई वो मांग सकता है, उसका हक है मांगना, क्योंकि अगर आप बाहर किसी शॉप पर होते हैं, किसी और लैंडलॉर्ड होता आपका तो आपको देना ही पड़ता, चाहे आपको उसको क्या लेना देना, लॉस है या प्रॉफिट है। ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा रेंट थोड़ा ना दोगे आप उसको। बात समझ में आ गई? तो दीज आर टू एक्सपेंसेस जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वेदर फर्म सफर्स प्रॉफिट और लॉस दे हैव टू पे इट। लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी होता है, हैव टू पे ओनली इफ फर्म्स अर्न्स प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही देना है, वरना वो देना ही नहीं है। अगर उस साल फर्म को लॉस हो गया तो आपको वो खर्चा मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो एग्रीमेंट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। सैलरी, कमीशन, ठीक है जी। और वैसे तो पार्टनर का नहीं, जनरल रिजर्व में डालना जो होता है ना, जनरल रिजर्व में जो हम पैसा डालते हैं वो भी तभी डालोगे ना जब प्रॉफिट होगा। चलो छोड़ देते हैं, हम यहाँ खर्चों की बात कर रहे हैं एटसेट्रा। अगर और कोई आए तो बता दूंगा। वैसे तो ये 3 मेन खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ठीक है जी, ये तभी देना है जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, अगर लॉस आ गया तो नहीं देना। ठीक है जी। या ऐसा भी हो सकता है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया दोनों पार्टनर का 1 लाख रुपया, 50,000 और 50,000, लेकिन प्रॉफिट था ही 80,000 रुपये का, तो हम 80,000 तक की लिमिट तक का ही हम उनको देंगे, मतलब 50,000 देंगे, हम 40-40 दे देंगे उनको। ठीक है जी, मतलब अब प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है लेकिन कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है तो हम एप्रोप्रिएशन को उस प्रॉफिट की लिमिट तक ही देंगे, फर्म को लॉस में लेकर नहीं जाएंगे, या ऐसा भी नहीं कहेंगे भैया प्रॉफिट कम है तो हम आपको देंगे नहीं, तो उसको उतना तक रिस्ट्रिक्ट करके देंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर बहुत सारे आएंगे। आज हमारा फोकस किस पर है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पर। ठीक है जी, तो आज हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन आता है, पहला टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो यहां लिख देता हूं मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का पहला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। कह रहे इफ अ पार्टनर has given loan or advance to the firm, he shall get interest at the agreed rate as written in the partnership deed or agreed otherwise, जो भी agreed है। अगर एब्सेंट होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसको 6% ब्याज मिलेगा। गॉट इट? लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। जो इसकी जर्नल एंट्री होगी, देखो आपको मैं बता दूं, ये चार्ज, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के खर्चे होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो एप्रोप्रिएशन वाले होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, छोड़ दो अभी। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है जी, और दूसरी एंट्री होनी चाहिए जो ये इंटरेस्ट है पार्टनर्स को पे करना है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इनके लोन में ऐड कर देंगे टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, बाकी अभी एंट्री कराते हैं। ये दो एंट्री होंगी आपके केस में। पहले तो प्रॉफिट होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, राइट, उल्टी भी कर सकते हो, एक ही डेट पर होती है, साल के एंड में होंगी, ये ऊपर आ जाएगी नीचे आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो देना ही देना है 6%। आओ क्वेश्चन देखते हैं। अमित बिमल चमन पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अमित चमन ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए, और उसने दिया 1.5 लाख रुपए। कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। इट वॉज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट 9% होगा। तो एग्रीमेंट है तो क्या, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ वाली बात है। तो विल बी पेड ऑन लोन। बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च। एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन अमिट्स लोन, कैलकुलेट तो कर ले पहले, तभी तो एंट्री होगी। तो 1 लाख रुपए का 9% फॉर 6 मंथ्स आ गया बेटा, तो ये आ गया 4500। और इंटरेस्ट ऑन बिमल्स लोन, बिमल का लोन क्या आएगा बेटा, चेक करके बताओ। बिमल का लोन आएगा 1.5 लाख रुपए का 9% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना, तो यहां पे कर लेता हूं 75 9 जा 45 9 7 जा 63 67, तो 6750 आ गया। ठीक है बेटा, तो एंट्री पास कर देते हैं। कॉमन एंट्री भी कर सकते हो। अब देखो, पहले ये भी करना चाहो ये कर सकते हो, ये करना चाहो ये कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन अमिट्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बिमल्स लोन, कितनी आई बेटा 4500 और 6750 टू अमिट्स लोन। अमित का लोन बढ़ा देंगे ना, कितना आया बेटा 4500, और टू बिमल्स लोन ये आया 6750। गॉट इट? ये एंट्री हो रही है 31 मार्च को, फिर राइट ऑफ कर देंगे 31 मार्च को। वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
अमित लोन टू इंटरेस्ट ऑन बिमल्स लोन, कितना आ गया 4500 और 6750, तो ये आ गया 502, तो ये आ गया 11250। आप चाहते तो 1 अक्टूबर को एक एंट्री ये भी कर सकते थे कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित लोन टू क्या नाम है उसका, आपका बिमल्स लोन, पैसे लेने की भी एंट्री आप चाहे तो कर सकते थे। ठीक है जी, डन है। तो ये सिंपल सा गेम है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सीता एंड गीता आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म इन देयर PSR ऑन 1 अक्टूबर। देखो उन्होंने क्या किया, 30,000 रुपये दिया है, तो 30,000 रुपये टोटल पे किया है। अब 30,000 रुपये PSR में पे किया है सीता और गीता ने, तो सीता ने कितना दिया होगा, 30,000 रुपये का 2/5, और गीता ने कितना पे किया होगा, गीता ने 30,000 का 3/5। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया 2/5, तो ये आ गया 12,000 और ये आ गया 18,000, ये लोन आया। ठीक है जी, 1 अक्टूबर को दिया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। तो ठीक है जी, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन, सीता के लोन का ब्याज कितना होगा बेटा, 12,000 बाय डिफॉल्ट 6%। तो मेरे हिसाब से आपको पहले ऊपर लिख देना चाहिए, ऊपर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन टू एनी पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मजा आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 6/12 करेंगे क्योंकि अक्टूबर में दिया है, तो यहाँ पर आ गया 2 0 से 2 0 कट गया, और ये आ गया 2 पर, ये आ गया 3 पर, तो ये आ गया 360 रुपया, मामूली सा पैसा है। और इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन कितना आ गया बच्चा, 18,000 का 6%, 6 महीने का। ठीक है जी, फिर वही ये दो और ये 2 2 3, ये आ गया 540 रुपया। ठीक है जी, गॉट इट। ये इंटरेस्ट निकालना था। आगे बढ़े, चलो अगला टॉपिक आता है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, मतलब या तो दे दिया हो या देना हो। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर रेंट पे कर दिया, इफ पेड, अगर आपने हर महीने पे करते जा रहे हो और पे कर दिया है, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये तो नॉर्मल हो गया ना, फर्म को क्या लेना देना, पैसा किसको जा रहा है, इफ पेएबल। लेकिन अगर अभी उधारी चल रही है, उसको भी दिया नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी रेंट। अब देखो, अब इसके अंदर हम 2 एंट्री करेंगे। ठीक है ना, पार्टनर को भी तो ड्यू करेंगे ना। ठीक है, अब देखो रेंट अकाउंट डेबिट, अब पार्टनर का नाम लिखना है या नहीं लिखना वो बात आपकी अलग है। ठीक है ना। अब यहां पर रेंट तो हमारा खर्चा हो गया, टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख सकते हो, या रेंट पेबल का अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है जी, या रेंट पेबल टू बी नाम भी लिख सकते हो, रेंट पेबल टू ए नाम भी लिख सकते हो। तो हम यहां लिख देते हैं रेंट पेएबल। ठीक है जी, हमारी लायबिलिटी साइड चला जाएगा। और इन दोनों के केस में जो टोटल किराया होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट के नाम से आ जाएगा, टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी, जो टोटल किराया होगा, मान लो अगर हमने 10 महीने का दे दिया, 2 महीने का बकाया, तो टोटल 12 महीने का ही तो जाएगा ना। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलती है हमारी। क्लियर है, सिंपल सा है यार। जैसे बाहर किराया देते हो वैसे पार्टनर को दे रहे हो, और क्या ही कर रहे हो। जैसे अमृत और बिमल पार्टनर हैं, इक्वल। बिमल हैड गिवन हिज प्रॉपर्टी 1 अप्रैल को दी थी, मंथली किराया था 5,000। द फर्म ने अप्रैल से फरवरी 11 महीने का तो पे कर दिया, मार्च का किराया रह गया है और रेंट अभी पेबल है, एंट्रीज करनी है तो कर लेते हैं। तो पहले तो एंट्री हो गई रेंट टू कैश या बैंक, तो यहां पर आ गया बेटा हमारा 55,000, 11 महीने का तो पे हो गया है। और बाकी जो है रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 अभी पेंडिंग है, टू रेंट पेएबल, रेंट पेएबल 5,000। लेकिन जो टोटल रेंट होगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना बेटा, 60,000 रुपया।
पूरा ही राइट ऑफ करोगे। ठीक है जी, चार्ज है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं आपको। अमृत और बिमल इशूइंग चेक, अच्छा ये बार बार दोबारा आ गया, ठीक है जी, छोड़ देते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 1,20,60,000। 1 अक्टूबर को ए एंड बी ने लोन दिया है 2,40 और 1,20 का। ठीक है जी, वो उनकी कैपिटल थी और अपनी कैपिटल से ज़्यादा तो फर्म को लोन दे रखा उन्होंने। ए हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। ठीक है जी, उस साल फर्म को लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 9,000 रुपये। लेकिन अभी इस लॉस में ना तो रेंट है ना ही ब्याज है, तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम निकालेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस करना है। तो पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। पहले ए का निकालो, 2,40,000 रुपये का बाय डिफॉल्ट 6% है बेटा, क्योंकि कोई परसेंटेज दी नहीं हुई, और 1 अक्टूबर को है, तो यानी 6/12 हो गया। तो ये 2 पर हुआ, ये 3 पर हुआ, तो 24 3 होता है 72, 7200 हो गया। और बी का है 1,20,000 का 6%, 6 महीने का, विच इज 3,600। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट है 5,000 रुपये महीना इंटू में 12, वो तो पूरे साल का होगा बेटा, तो ये आ गया बेटा 60,000 रुपया। अब देखो, हमारा पहले ही लॉस कितना था? 5,000 रुपये। ठीक है जी, अब इसके अंदर इंटरेस्ट और जोड़ दो, कितना आया था बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन 72 और 36 10,800 रुपया। और हमारा रेंट भी जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? 60,000। तो हमारा नेट लॉस कितना आ गया बेटा? नेट लॉस ही तो आ गया, तो ये 75,800 आ गया। ठीक है जी। क्या? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम बांट लेंगे किस रेशियो में बेटा? 2:3 में। आता है ना बांटना? कैसे बांटते हैं देखो, 75,800 2/5, 75,800 3/5 का ये लॉस है। क्या है? ये लॉस है पार्टनर्स का। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगली क्लास बहुत जल्द होगी। ठीक है जी, सी यू सून। सी यू सून का मतलब क्या है कि आपको इतना एब्जॉर्ब करना है। आप टीएस गरेवाल कर रहे हो, आप अगर डीके गोयल पढ़ रहे हो, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन डाल दो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे किताब नाम और उसका जो क्वेश्चन नंबर है आप डाल सकते हो, या अगर कोई वैसे जो क्योंकि आज का टॉपिक तो बड़ा आसान सा था, थ्योरेटिकल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल रीड एवरी कमेंट और मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है जी। लेकिन इतना एब्जॉर्ब करके आना, अगली क्लास के अंदर हम एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट करेंगे, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चार्ज सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ना है। तो अगली क्लास में मिलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।